वर्ग मोर्चा, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये पिछड़े वर्ग के लोगों का संगठन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आम बोलचाल की भाषा में उत्तर प्रदेश ही नहीं लगभग पूरे उत्तर भारत में ओबीसी को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है। वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से ये अदर बैकवर्ड क्लास है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में इसको पिछड़ा वर्ग कहा जाता है और इसी आधार पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन बनाया गया है। ये मूलतः ओबीसी के लोगों का संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 26 जून से लगातार उत्तर प्रदेश के 18 कमिश्नरियों में कार्यक्रम चल रहे हैं और उस कार्यक्रम में छत्रपति साहू महाराज का जन्मदिन 26 जून को था, तो वहां से शुरू किया गया। लेकिन अभी ये जो 2022 का साल चल रहा है, ये 2022 का साल छत्रपति साहू महाराज का स्मृति शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 6 मई 1922 को छत्रपति साहू महाराज का परिनिर्वाण हुआ था, तो उनके जाने के अभी 100 साल हो गए। 2022 में 6 मई 2022 को 100 साल पूरे हुए, तो 100 साल पूरे होने के मौके पर साल भर हम लोग स्मृति शताब्दी वर्ष के मौके पर यह कार्यक्रम चलाने का काम करेंगे, ऐसा फैसला हम लोगों ने लिया हुआ है। और इस प्रकार के कार्यक्रम केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं चलाए जा रहे, उत्तर प्रदेश की 18 कमिश्नरियों में चलाए जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारे प्रदेश लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनके माध्यम से अलग अलग जिलों में इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे, अलग अलग तहसीलों में कार्यक्रम चलाए जाएंगे, ब्लॉकों में कार्यक्रम चलाएंगे और नया पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर तक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से ये कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बाहर इस मौके पर लगभग 20 राज्यों में हम लोग अपने राज्य सम्मेलन करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे कुछ राज्यों में हम लोग संभागीय लेवल की यात्राएं चलाने का काम कर रहे हैं। तो तमाम प्रकार से ये जो मैसेज है, ये मैसेज लोगों को देने का काम किया जा रहा है। इतना सघन अभियान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने जो चलाने का निर्णय लिया है, वो निर्णय लेने का पीछे का मकसद है। वो मकसद ये है कि जैसे अभी हमारे कोई साथी बोल रहे थे कि इस देश में पिछड़े वर्ग के लोग ही देश की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार हैं, तो बात उनकी कोई ज्यादा गलत नहीं। हम इस देश में व्यवस्था बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं और हम इस देश में व्यवस्था बिगाड़ने के लिए भी जिम्मेदार हैं। हम इस देश में क्रांति के लिए भी जिम्मेदार हैं और हम इस देश में प्रतिक्रांति के लिए भी जिम्मेदार हैं। दोनों के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। हमारे बगैर क्रांति भी नहीं हो सकती है और हमारे बगैर प्रतिक्रांति भी नहीं हो सकती है। दोनों के लिए अगर जिम्मेदार है तो हम ही जिम्मेदार हैं। तो इसलिए प्रतिक्रांति दुश्मनों ने हमारा साथ लेकर के कर दिया है या करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसलिए जो ये आंदोलन चल रहा है, इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमिका हो और पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद से जो प्रतिक्रांति दुश्मन कर रहा है, जो हमारे हक अधिकार दुश्मन खत्म कर रहा है, उसको बचाया जाए और क्रांति किया जाए। दोबारा से इस देश का जो असल बासिंदा है, इस देश का जो मूल निवासी है, वो इस देश का शासक बने, ये हो। इसके लिए पिछड़े वर्ग के लोगों को जगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी के क्या हालात हैं। बुजुर्ग लोग बहुत सारे यहाँ बैठे हुए हैं, तो बिना पेदी का लोटा देखा होगा आपने। बिना पेदी का लोटा पहले घरों में होता था जब हम लोग छोटे छोटे थे, अभी नहीं होता है। तो जब उसको रखा जाता था तो लुढ़क जाता था, तो जिधर ढाल पाता था उधर लुढ़क जाता था। तो जैसे बिना पेदी का लोटा किधर भी लुढ़क जाता था, वैसे जो हमारा पिछड़ा वर्ग समाज है वो किधर भी लुढ़क
जाता है क्योंकि उसके पास पेदी नहीं है। अब जब पेदी नहीं है तो पेदी के बगैर टिकाऊ कैसे होगा? पेदी के बगैर टिकाऊ तो हो नहीं सकता है। अगर टिकाऊ बनाना है तो पेदी लगाना पड़ेगा। तो पेदी किस चीज की लगेगी? जो पेदी लगाना है वो पेदी किस चीज की लगेगी? तो पेदी हमारे महापुरुषों के विचारधारा की पेदी लगेगी तो हमारा समाज स्थिर होगा, अपने महापुरुषों की विचारधारा के आधार पर अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। इस बात को ध्यान में रख करके ये काम किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं और वो कहते हैं कि ओबीसी के लोग समझते हैं। सवाल ये नहीं है कि ओबीसी के लोग समझते हैं, सवाल ये है कि जो ओबीसी के लोगों को समझाने जाते हैं वो समझाते क्या है। ये बहुत गंभीर सवाल है। हमारे भी जो ओबीसी के लोग हैं वो भी जब ओबीसी के लोगों को समझाते हैं तो जो समझाना चाहिए वो नहीं समझाते हैं, जो बाद में समझाना चाहिए वो पहले समझाते हैं, और जो पहले समझाना चाहिए वो बाद में समझाते हैं। तो जब पहले ही गड़बड़ कर दिया तो बाद का क्या होगा? कुछ समझाने वाले क्या करते हैं, साल भर की जो दवाई है वो एक साथ ही उसको जबरदस्ती उसके मुंह में ठूस देते हैं। तो साल भर की दवाई एक साथ ही कोई मरीज खा लेगा तो जिंदा बचेगा, मर जाएगा। तो जब ऐसा काम हमारे समझाने वाले लोग करते हैं तो समझने के बजाय उसका रिएक्शन होता है, और वो रिएक्शन ये होता है कि वो हमारा समझाने वाला आदमी ही इलाके में पागल घोषित हो जाता है और उसकी बात कोई सुनता नहीं। ये होता है। इसलिए हमको पहले क्या समझाना है, बाद में क्या समझाना, ये तय करना पड़ेगा। हमारे लोग अक्सर मूर्तियों का विरोध करते हैं, भगवान का विरोध करते रहते हैं। अरे क्या बिगाड़ा भाई भगवान ने हमारा? मुझे तो नहीं समझ में आया आज तक क्या बिगाड़ा भगवान ने हमारा। आप लोगों का कुछ बिगाड़ा है भगवान ने? हमारा तो कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। भगवान ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। भगवान के नाम पर जो गुमराह कर रहे हैं उन लोगों ने जरूर बिगाड़ा। पहले तो हमें इसमें अंतर कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए हमको हमें विरोध किसका करना है। आप जब भगवान का विरोध करोगे ओबीसी आपके साथ नहीं है। आप जब ब्राह्मण का विरोध करोगे तो ओबीसी आपके साथ खड़ा हो जाएगा। आप सर्वे करो और अपने इलाके में हर जाति के लोगों से पूछो, इवन क्षत्रिय और वैश्यों से पूछो ब्राह्मण बिरादरी कैसी होती है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, कोई बिरादरी का आदमी ये नहीं कहता कि नहीं ये बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी इवन क्षत्रिय और वैश्य भी नहीं कहते, उनका भी जो अनुभव है ब्राह्मणों के संबंध में वो अच्छा नहीं है। सवाल ये है कि जब सब कहते हैं अच्छा नहीं है तो फिर उससे अलग करने में दिक्कत हमें क्यों आ रही? क्योंकि हमें जिसका विरोध करना चाहिए हम उसका विरोध नहीं करते। जो बात हमें समझाना चाहिए ये बात नहीं समझाते, हम उसको कहते तुम मंदिर क्यों जाते हो? आचरण है ना, मंदिर जाना आचरण है। आचरण क्यों? क्योंकि उसका विचार ऐसा है। विचार ऐसा बनाने वाले कौन लोग हैं? ब्राह्मण लोग हैं। तो जो उसका विचार बनाया है उसके हिसाब से उसका आचरण है। अगर उसके विचार को बदल दिया जाए तो आचरण में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जब आप डायरेक्ट टक्कर मारोगे, पत्थर पर सर अगर पटको तो पत्थर फूटेगा या सर फूटेगा? तो जो देवी देवता का विरोध करते हैं वो पत्थर पर सर मारते हैं, इसलिए उनका ही सर फूटता है। युद्ध शास्त्र का नियम है। क्या नियम है युद्ध शास्त्र का? दुश्मन के कमजोर पॉइंट पर वार करना चाहिए, ये युद्ध शास्त्र का नियम है। हम क्या करते हैं? सबसे मजबूत जगह पर वार करते हैं।
हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं, युद्ध शास्त्र के मुताबिक लड़ाई लड़ रहे हैं। युद्ध शास्त्र के मुताबिक लड़ाई नहीं लड़ रहे। कमजोर पॉइंट क्या है? ब्राह्मण विदेशी है, कमजोर पॉइंट है ना। कौन सा आदमी ये कहेगा नहीं ब्राह्मण देशी है? और उसको कहने में क्या फायदा? बैकवर्ड आदमी क्यों कहेगा, क्यों लड़ेगा उसकी तरफ से? वो भी कहता विदेशी। और जहां जहां समझ गए तभी बैकवर्ड चौराहे पर 4 बैकवर्ड बैठते हैं, और तो 1-2 अगर पंडित बैठते हैं तो कहते हैं क्या हो पंडित जी, तुम तो विदेशी हो यार, डीएनए रिपोर्ट है तुम्हारे, जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, फलाने ने लिखा है, धमाके ने लिखा है। तो पंडित क्या कहता, क्या करें भैया, विदेशी हमारे बाप दादा आए, अभी क्या करें हम लोग, जहर खा ले कि फांसी लगा ले, क्या करें अभी? कहता है प्रैक्टिकल अनुभव है। तो कहने का मतलब है इसका असर होता है, आपका आदमी आपके साथ खड़ा होता है। ब्राह्मण संख्या में कम है, 3.5%। विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, मीडिया हो, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र कहते हैं ना, ब्राह्मण हर जगह है। तो हर जगह मतलब हर पद पर वही है, हर जगह मतलब हर जगह नहीं, हर पद पर वही है। जो महत्वपूर्ण पद है तो वही बैठा हुआ है। संख्या 3.5%। वैसे तो ब्राह्मण प्रचार करते इस विधानसभा में हमारा 60,000 वोट है, इस विधानसभा में हमारा 50,000 वोट है, इस विधानसभा में हमारा 40,000 वोट है। तो हमने कहा चलो 50, 60, 40,000 होगा, ये तो बाद का मामला है। पहले ये बताओ उस विधानसभा में कोई सिंगल गांव ब्राह्मणों का है? तो पता क्या चलता है, हाँ गांव है। क्या गांव है? दूबेपुर है, चौबेपुर है, तिवारीपुर है, गांव है। लेकिन जब गांव के अंदर गए तो क्या पता चला, गांव का नाम तिवारीपुर है और तिवारी कितने घर है उसमें? तो 4 घर। गांव का नाम तिवारीपुर और तिवारी कितने? 4 घर। और 4 घर वो एक ही घर थे, 4 भाई थे, इसलिए अलग अलग हो गए तो 4 घर हो गए। गांव का नाम दूबेपुर, दूबे कितने? 4 घर। गांव का नाम चौबेपुर, चौबे कितने? 4 घर। गांव का नाम पांडेपुर, पांडे कितने? 4 घर। संख्या नहीं है, 3.5%। और हमारे ओबीसी के लोग तो जीने मरने पर हमेशा खिलाते हैं पंडितों। तो कभी कभी जब मजबूत चौधरी लोग खिलाते हैं तो पंडित कहता है 101 ब्राह्मण खिलाओ, 501 ब्राह्मण खिलाओ। तो जब ऐसा वो हमारे मजबूत चौधरी लोग खिलाते हैं तो पूरे इलाके में पंडित खोजते हैं कि ये जो संख्या बताया है पुरोहित जी ने, वो संख्या पूरा करना है, उतने ब्राह्मण को खिलाना है। पूरे इलाके में जब पंडित खोजते हैं तब भी पंडित मिलते नहीं। तो फिर हमारा आदमी दौड़ा भागा पुरोहित के पास जाता है और कहता है पुरोहित जी 101 ब्राह्मण खिलाने के लिए आप कहा, हमारे पूरे इलाके में 101 ब्राह्मण जोड़ने से नहीं हो रहे हैं, कहां से लाऊं? खोज के बड़ी समस्या पैदा हो गई है। पुरोहित कहता है आप उसकी चिंता मत करो जजमान, आप दक्षिणा की चिंता करो, दक्षिणा की व्यवस्था आप करो, पंडित की व्यवस्था हम कर लेंगे। इससे भी साबित होता है कि ब्राह्मणों की संख्या नहीं है। और जाति आधारित जनगणना का आंकड़ा है 1931 का, 3.5% ब्राह्मण है देश में। और 3.5% के ब्राह्मण आप नेहरू से लेके उठाकर देख लो, या तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं या तो प्रधानमंत्री बनाने का काम देश में कर रहे हैं। अगर ये बताओगे तो कौन ओबीसी कहेगा कि हमारी संख्या 52% है, ब्राह्मण की संख्या 3.5% है, हमारा राज नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण का राज होना चाहिए? कौन ओबीसी कहेगा? भारत सरकार के कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट है 79.2%, 80% क्लास 1 क्लास 2 की नौकरियों पर ब्राह्मण और ऊंची जाति का कब्जा है। अगर आप ओबीसी को समझाओगे कि भैया तुम्हारी संख्या 52% है लेकिन तुम्हारा कब्जा 6% है और ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है मगर उनका कब्जा 80% है, कौन सा ओबीसी कहेगा कि हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, 52 को 52 नहीं चाहिए? कौन सा ओबीसी कहेगा? लेकिन ये बात तो आप समझाते नहीं। देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की हुई, हिजड़ों की हुई, मगर पिछड़ों की नहीं हुई। 75 साल हो गया आजादी। कौन सा ओबीसी कहेगा नहीं हमारी गिनती नहीं होनी चाहिए? ये बात तो आप समझाते नहीं। आप पहले क्या समझाते? मैं मंदिर में क्यों जाता है,
जो समझाना चाहिए वो समझाते नहीं, जो नहीं समझाना है वो पहले समझाना है। तो समझेगा कैसे? तो रिएक्ट करेगा। और आप क्या समझाते हो? पहले ही बताते हैं, पटेल जी आप भी सूद रहे हैं, यादव जी आप भी सूद रहे हैं। अब वो अभी तक क्षत्रिय बना घूम रहा था, सीना टाइट किए, अब डायरेक्ट ही छुरा घोंप दिया कि आप भी सूद रहे हैं, तो क्या करेगा? तो पहले कौन सी दवाई खिलानी है और बाद में कौन सी दवाई खिलानी है, इसका अगर ध्यान नहीं रखोगे तो मरीज ठीक होने के बजाय मर जाएगा। तो हमारे कार्यकर्ता पहले से ही रट्टा लगा लिए हैं पुराने समय से, तो जो रट्टा लगा लिए हैं वही समझाते हैं। हम कितना कहते रहे ये मत समझाओ ये समझाओ, वो जो रट्टा लगा लिए वही समझाते हैं, और वो समझाने की वजह से रिएक्शन ज्यादा होता है और उससे ब्राह्मणों का काम आसान होता है, हमारा काम कठिन होता है। इसलिए हमें हक अधिकार के बारे में समझाने की जरूरत है पहले नंबर पर। उसके बाद विचारधारा के आधार पर आपको क्या समझाना है। देखो ओबीसी के दिमाग की गाड़ी पड़ी है बंद, चल तो रही नहीं, तो पहले उसको धक्का मारो, जब स्टार्ट हो जाएगी तो खुद ही चलने लगेगी। जब दिमाग स्टार्ट हो जाएगा सोचना शुरू कर देगा, क्या सही है क्या गलत है, तर्क शुरू कर देगा, तथ्य ढूंढना शुरू कर देगा, खुद ही समझ जाएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो जब खुद ही समझ जाएगा क्या सही क्या गलत है, तो आप नहीं भी समझाओगे तो वो समझ जाएगा। मैं एक बार अलीगढ़ गया तो अलीगढ़ में प्रजापति जी हैं हमारे, प्रेम प्रकाश प्रजापति, सत्यनारायण प्रजापति, सत्य प्रकाश प्रजापति जी, उनके घर में गया। तो प्रजापति जी के घर में गया तो उनके घर में बाबा साहब के, ज्योतिबा फूले के सबके फोटो लगे हुए थे। तो हम देख रहे थे दीवार पे, तो उन्होंने कहा पटेल जी क्या देख रहे हैं? हमने कहा फोटो आपने महापुरुषों का लगाया है, बहुत अच्छा काम किया, ये देख रहे हैं। उन्होंने कहा ये ज्यादा दिन का परिवर्तन नहीं है, इसके पहले हमारे घर में वही लोग सब लोग थे। तो हमने कहा ये परिवर्तन कैसे हो गया? कहा ये जब पिछली बार आप आए थे ट्रेनिंग कैंप लेने, तो आपका ट्रेनिंग कैंप सुना, सुनने के बाद ये परिवर्तन हो गया। तो हमने तो कहा नहीं किसी का फोटो हटा दो, किसी का फोटो लगा दो। बोले नहीं आपने नहीं कहा, लेकिन हमको समझ में आ गया। तो जब दिमाग की गाड़ी चलना शुरू हो जाएगी, वो खुद से सोचना और समझना शुरू कर देगा, तो बहुत सारी चीजें सही क्या है और गलत क्या है वो उसको समझाई जा सकती है और वो समझ सकता है। तो वो क्या पहले करना है और क्या बाद में करना है, ये हम लोगों को जानना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो फिर हम क्या कहते रहेंगे, अरे सर समझाते तो बहुत है, कोई समझता ही नहीं। समझाना नहीं समझता उसकी समस्या नहीं है, मरीज की कभी समस्या है। मरीज तो मरीज है ही, समस्या तो डॉक्टर की है मरीज को ठीक कैसे किया जाए। मरीज तो मरीज है ही, उसको क्या कहना है। चौराहे पर जो कपड़े फाड़ते हैं पागल लोग, उनके पास जाओ और उनको कहो तुम पागल हो, हम तुम्हारा इलाज करवाना चाहते हैं। आएगा आपके साथ, बोलेगा हमको पागल कह रहे हो, हम देश के प्रधानमंत्री हैं। हम जिस डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे वहां एक आदमी पागल हो गया था। वो पागल हो गया था, लेकिन जब वो ऑफिस में आता था तो डायरेक्ट इंदिरा गांधी से ही बात करता था। इंदिरा गांधी कब मर गई, लेकिन वो आता था तो इंदिरा गांधी से, उसके नीचे बात नहीं करता था, ना वो किसी की बात सुनता था ना मानता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बार पागल खाने का दौरा करने के लिए गए, तो जो पागल खाने के इंचार्ज थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का परिचय कराया पागलों से कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं और ये देश के प्रधानमंत्री हैं। तो पागलों ने कहा यहाँ आने वाला हर आदमी ही अपने को प्रधानमंत्री कहता है। तो सवाल ये है कि जो पागल होता है वो मानसिक बीमार होता है, और जो हमारे लोग हैं ब्राह्मणों ने इनको मानसिक बीमार बना दिया है। अगर ये मानसिक बीमार नहीं होते तो आप बताओ, ये माइक लगाते और फिर गाते आवाज में, जोर जोर आवाज में गाते, क्या ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल तारणा के अधिकारी, ढोल गवार शूद्र पसनारी सकल तारणा के अधिकारी। खुद ही पढ़ रहे हैं कि हमारी पिटाई होनी चाहिए,
खुद ही पढ़ रहे हैं, हमारी पिटाई होनी चाहिए, हम पीटने के लिए। क्यों? अरे मानसिक दिमाग काम करता तो ऐसा क्यों करते? दिमाग नहीं काम कर रहा इसलिए ना ऐसा कर रहे हैं। तो ये भी मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। ब्राह्मणों ने हजारों साल से हमारे लोगों को मानसिक रूप से बीमार बना दिया। लेकिन मानसिक रूप से बीमार आदमी को अगर आप कहो, अगर आप पागल को पागल कहोगे तो आपको गाली देगा, मार भी सकता है। लेकिन इलाज तो आपको करना है, छोड़ तो नहीं सकते। उसी पागल को जब समझा बुझा कर या किसी तरीके से डॉक्टर के पास ले जाते, डॉक्टर उसकी दवा करता है, वो ठीक हो जाता है, आपको सबसे पहले धन्यवाद देगा कि आपकी वजह से हम ठीक हो गए। आज जो लोग उधर थे और मिशन में आ गए, फिर वो धन्यवाद देते हैं जिसकी वजह से आए। अरे हम तो बहुत फंसे थे बुरे, लेकिन ये पटेल जी मिल गए, ये यादव जी मिल गए, ये मौर्य जी मिल गए, इन्होंने हमको समझा दिया और हम सही रास्ते पर आ गए, तो धन्यवाद देते हैं। तो सवाल ये है कि हमको इस लेवल पर जाकर समझना पड़ेगा चीजों को। ये बहुत आसान नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं है अगर आप सही तरीका अपनाते हो तो। अगर सही तरीका नहीं अपनाओगे तो कठिन है, सही तरीका अपनाओगे तो कठिन नहीं। मैं तो देश भर में ओबीसी को जोड़ने का काम कर रहा हूं, देश भर में ओबीसी के सवालों का जवाब दे रहा हूं। मेरे कार्यक्रमों की इतनी डिमांड है कि मुझे टाइम कम पड़ जाता है। तो अगर लोग नहीं पसंद करते, लोग नहीं जुड़ते, तो फिर इतनी डिमांड तो कार्यक्रमों की नहीं होती। तो हमको सही तरीका अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहने से काम नहीं चलेगा। ओबीसी नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, ये कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी समस्या ही हल नहीं होगी। ओबीसी 52% है देश में, आप 52% को छोड़कर देश में क्या कर ले? 52% को छोड़कर देश में कुछ हो नहीं सकता है। इसको लाना ही पड़ेगा, एन केन प्रकड़ेर किसी भी प्रकार से इसको इस मिशन, इस विचारधारा में लाने की जरूरत है। और ये विचारधारा ही ओपीडी का काम करेगा जिससे ये स्थिर होगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा जो बनाने के पीछे का मकसद है, वो यही मकसद है। अब इस विचारधारा में लाने का एक बढ़िया तरीका ये है कि जो हमारे महापुरुष हैं पिछड़े वर्ग में जो पैदा हुए, महापुरुष तो पूरे समाज के हैं, केवल पिछड़े वर्ग के नहीं है, लेकिन जो पिछड़े वर्ग में पैदा हुए हैं उनके बारे में अगर पिछड़े वर्ग के लोगों को सही सही जानकारी दे दिया जाए तो पिछड़े वर्ग के लोग सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि देश में बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन देश में सबसे बड़ा घोटाला अगर हुआ तो इतिहास का घोटाला हुआ है। हमारे पुरखे पूर्वजों का जो गौरवशाली इतिहास है, उस इतिहास को दबा दिया, उस इतिहास को छुपा दिया गया। छत्रपति साहू महाराज की ही बात ले लेते, आज आरक्षण की लड़ाई कौन नहीं लड़ रहा है? हर जाति को आरक्षण चाहिए। इवन जिनका 80% कब्जा है, उन्होंने भी अपने लिए 10% आरक्षण पास कर लिया। ओबीसी को 52% को 52 चाहिए, हमको नहीं मिला, लेकिन जिन्होंने 80% कब्जा किया ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों ने, उन्होंने अपने लिए 10% पास कर लिया। आरक्षण की लड़ाई हर जाति के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन पूछो आरक्षण के जनक कौन है तो पता है? नहीं पता है। आरक्षण पर देश में इतनी चर्चा हो रही है, इतनी बहस हो रही है, लेकिन क्या किसी टीवी डिबेट में, किसी अखबार के आर्टिकल में ये बात सामने आई कि आरक्षण का जन्म सबसे पहले छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज्य में दिया? क्या ये बात किसी अखबार, किसी टीवी डिबेट में सामने आई? नहीं है। ज्योतिबा फूले की बात किसी टीवी डिबेट, किसी अखबार में सामने आती? नहीं आती। पेरियार की बात आती है? नहीं आती। क्यों नहीं आती? सवाल है क्यों नहीं आती? यही तो घोटाला है। ज्योतिबा फूले ने 1848 में इस आंदोलन की शुरुआत की। शेड्यूल कास्ट नहीं थे, ओबीसी थे। छत्रपति साहू महाराज शेड्यूल कास्ट नहीं थे, ओबीसी थे, शिवाजी महाराज के वंश थे।
बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने को कभी दलित माना नहीं। पेरियार रामास्वामी नायकर ओबीसी थे, रामस्वरूप वर्मा ओबीसी थे, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ओबीसी थे, आर्यल चंदापुरी ओबीसी थे। तो ये जो तमाम ओबीसी के लोगों ने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, उनका इतिहास है। और बहुत ही आसानी के साथ इस आंदोलन को दलित आंदोलन घोषित कर दिया गया। बहुजन और दलित में कोई फर्क है? आज तो एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए हैं सुनने और कहने में समाज में। बहुजन शब्द का प्रयोग तथागत बुद्ध ने किया है सबसे पहले, लेकिन अगर आज की तारीख में बहुजन शब्द की बात किया जाए तो क्या कहें? चमारों का मामला है कि नहीं? तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को छोटा किया गया प्लान बना करके ब्राह्मणों के द्वारा, क्योंकि उन्हें पता है अगर ये मूवमेंट ओबीसी में पहुंच गया फिर ऑक्सीजन की नली कट जाएगी ब्राह्मणों। ऑक्सीजन की नली कहां से जा रही ब्राह्मणों के? ओबीसी ना ऑक्सीजन की नली दे रहा है। अगर ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, रामस्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, आर्यल चंदापुरी जैसे जो तमाम हमारे महापुरुष हैं, अगर उनकी बात ओबीसी तक पहुंच गई, फिर ब्राह्मण का पिछलग्गू ओबीसी क्यों बनेगा? उसको दोस्त और दुश्मन की पहचान हो जाएगी, तो पिछलग्गू क्यों बनेगा? ये पिछलग्गू बना रहे, इसलिए फूले, साहू, अम्बेडकर, पेरियार के आंदोलन को बहुत ही साजिश के तहत दलित आंदोलन घोषित कर दिया। उनके पूरे साहित्य को दलित साहित्य घोषित कर दिया गया। और जब दलित हो गया तो ओबीसी क्यों पढ़े, ओबीसी क्यों समझे? और इसका नतीजा यह है कि आज ओबीसी अपने ही महापुरुषों के बारे में नहीं जानते। मैं एक बार बदायूं गया, साहू महाराज के जन्मदिन पर कार्यक्रम था। मुझे एक पटेल जी मिले और कहने लगे, पटेल जी आप साहू महाराज का जन्मदिन मना रहे हैं, क्या आपको लगता है साहू महाराज के बारे में लोग जानते हैं? हमने कहा पढ़े लिखे लोग तो जानते ही हैं, अनपढ़ लोग नहीं जानते हो। तो उन्होंने कहा आपकी बात सही नहीं है, मैं नहीं मानता। हमने कहा क्यों? बोले पढ़े लिखे भी नहीं जानते। हमने कहा ये आप कैसे कह रहे? बोले हमारे साथ चलिए आपको दिखा देते हैं, कहने सुनने की क्या बात है। हमने कहा चलिए। उनके साथ मैं घूमा, तमाम पढ़े लिखे अधिकारी, कर्मचारी, राइस मिल चलाने वाले, भट्ठा चलाने वाले, स्कूल चलाने वाले तमाम लोगों से मिलवाने का काम उन्होंने किया। और वो इतना ही परिचय देते थे, पटेल जी आए हैं, साहू महाराज का जन्मदिन कार्यक्रम के लिए आए हैं, आप जानते हैं साहू महाराज को? तो हमारा आदमी बोलता था कौन है साहू महाराज, ये कौन थे? तो इससे पता चलता है कि साहू महाराज के बारे में पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। एक बार अलीगढ़ में हम लोगों ने ललई सिंह यादव की जयंती का कार्यक्रम रखा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ही माध्यम से। हमारे कार्यकर्ता गए, एक यादव जी ब्लॉक प्रमुख थे, उनके पास में कहा प्रमुख जी ये पर्चा है, हम लोग ललई सिंह यादव की जयंती मना रहे हैं, तो आप भी आइएगा इसमें। तो प्रमुख जी बहुत खुश हुए और कहा कि बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं, हम जरूर आएंगे और आप बैठिए, चाय पानी पीजिए, फिर जाइए। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने सोचा प्रमुख जी बहुत इज्जत कर रहे हैं, इसका मतलब जागृत आदमी है, ललई सिंह यादव के बारे में जानते हो। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको पूछा कि आप ललई सिंह यादव के बारे में पढ़े हैं क्या? तो उन्होंने कहा प्रमुख जी ने पढ़े नहीं है, अभी मिल के आए हैं 4 दिन पहले। और हमारे कार्यकर्ताओं की हालत खराब हो गई कि अरे यार ललई सिंह यादव से 4 दिन पहले कहां से मिल के आए? तो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा वो तो कब चले गए, उनका परिनिर्वाण हो गया, आप कह रहे हैं 4 दिन पहले मिल के आए हैं, क्या मामला है? तो कहा अरे जौनपुर वाले मंत्री जी ना ललई यादव, उनसे तो हम मिल के आए। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की कमोबेश ये दशा है। हमारे महापुरुषों को नहीं जानते, हमारे महापुरुषों की लड़ाई को नहीं जानते, हमारे महापुरुषों की विचारधारा को नहीं जानते, हमारे महापुरुषों के आंदोलन को नहीं जानते। और जब नहीं जानते तो पहले इनको दबाया गया, हमारे इतिहास को, हमारी विचारधारा को, फिर अपना थोप दिया। अगर हम अपना चला रहे होते तो अपना नहीं थोपते, पहले हमारा दबाया गया, फिर उन्होंने
अपना थोपने का काम किया और गांधी, नेहरू, तिलक सबको हमारे खोपड़ी पर सवार कर दिया। अब हमारे ओबीसी लोग क्या कहते हैं, नहीं भले बीजेपी खराब है लेकिन अटल बिहारी बहुत अच्छे नेता थे, तो उनको भी सर पे सवार कर दिया। और जो माफी वीर सावरकर है, क्योंकि वो माफी मांगकर भाग गए थे, तो माफी वीर सावरकर उनको हम लोग कहते हैं, आरएसएस वाले वीर सावरकर कहते हैं। तो माफी वीर सावरकर को भी हमारे सर के ऊपर बिठाने की कोशिश चल रही। ऐसे पता नहीं किसको किसको बिठाने की कोशिश चल रही। हम लोग कुछ जानते नहीं उन्होंने हमारे लिए क्या किया नहीं किया। हमको केवल इतना बताया जाता देश के लिए बहुत कुछ किया। जैसे तिलक के बारे में पढ़ाया जाता है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहे हैं। किसने कहा? तिलक ने कहा। यादव, कुर्मी, कोयरी, मौर्य, गढ़िया, निषाद, राजभर क्या बहुत सीना तान लेते हैं। अरे तिलक ने कहा स्वराज्य हमारा जन्म से, हमारे नेता तिलक। और तिलक और साहू महाराज एक समय में थे। तिलक के बारे में पढ़ाया जाता है, साहू महाराज के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अगर दोनों के बारे में पढ़ाया जाता तो पता चलता साहू महाराज और तिलक की कभी भी नहीं बनी। 36 का आंकड़ा दोनों में था। क्यों? क्योंकि तिलक हमेशा ब्राह्मणों की वकालत करते थे और साहू महाराज हमेशा बहुजनों की वकालत करते थे। बनती कैसे दोनों में? बनती ही नहीं थी। जब साउथ बोरो कमीशन आया तो साहू महाराज ने भास्कर राव जाधव को कहा विधिमंडल में ओबीसी के लिए आरक्षण मांगो। बाबा साहब अम्बेडकर को कहा शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षण मांगो। तिलक उस समय कांग्रेस के नेता थे। तिलक ने इस बात का विरोध किया और तिलक ने कई जगह भाषण किया और कहा तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, कुर्मी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या कपड़े सिलने, तेली, तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या करना है। संसद कोई भूमि है जहां तेली तेल निकालेगा, कुर्मी हल चलाएगा, दर्जी कपड़े सिलेंगे, तिलक ने कहा। अब हमको तो ये पता नहीं, हमको तो आधा पता है। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, तो हम तिलक को नेता मान रहे हैं। अगर हमें पूरा पता हो जाए कि तेली, तमोली और कुनबटों को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, ये भी तिलक ने कहा था, तो हमें पता चलेगा अरे तिलक के स्वराज्य में हम लोग शामिल नहीं थे। क्योंकि तिलक ये भी कहते थे कि हमारे स्वराज्य का ये मतलब नहीं कि अंग्रेज देश छोड़कर चले जाए, बल्कि हमारे स्वराज्य का ये मतलब है जैसे मुगल 40% हिस्सा ब्राह्मणों को देते थे प्रशासन में, अगर अंग्रेज भी 40% हिस्सा प्रशासन में दे तो मुगलों की तरीके से अंग्रेज भी हमारे राजा रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो तो ब्राह्मणों के हिस्से के लिए लड़ रहे थे और हम तिलक को अपना नेता मानते। तिलक के बाद गांधी जी कांग्रेस के नेता। गांधी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में गांधी जी ने लिखा कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी को हमेशा याद थी कि अगर मुझे सरदार नहीं मिलते तो मैं सफल नहीं होता। ये बात गांधी जी एक समय भूल गए। वो कब भूल गए? जब सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनाने का मौका आया तब भूल गए, बाकी हमेशा याद। और जब संविधान सभा का चुनाव हुआ, एक भी ओबीसी को गांधी जी ने टिकट नहीं देने दिया संविधान सभा। जब जरूरत थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अब ओबीसी को आगे किया। और जब संविधान सभा में आने का मामला आया, संविधान बनाने का मामला आया, किसको क्या मिलेगा ये तय करने का मामला संविधान सभा में था, तो ओबीसी के लोगों को संविधान सभा का टिकट नहीं दिया। और टिकट नहीं दिया तो ओबीसी की लड़ाई कैसे होती संविधान सभा? आज पिछड़े वर्ग के लोग हल्ला मचाते हैं सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया, नहीं बनने। अरे पता है क्यों नहीं बनने दिया? ये पता तो होना चाहिए क्यों नहीं बनने दिया। नेहरू से उम्र में बड़े थे सरदार पटेल, आजादी की लड़ाई के योगदान में बड़े थे सरदार पटेल, अनुभव में बड़े थे सरदार पटेल, प्रशासनिक क्षमता में अच्छे थे सरदार पटेल। सारी रियासतों को विलय करवाया भारत संघ में, खंड खंड भारत को अखंड बनाया और
कश्मीर की रियासत नेहरू के भरोसे थी, आज तक फंसी हुई झंझट में, आज तक नहीं समाधान हुआ। प्रशासनिक व्यवस्था में अच्छे थे, सब मामले में अच्छे होने के बावजूद क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जाति के ब्राह्मण नहीं थे। ये बात जब तक नहीं जानेंगे तब तक हल्ला मचाते रहो। हल्ला मचाया, सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो बीजेपी वालों ने भी हल्ला मचाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया, नहीं बनाया। फिर क्या कहा? लोहा ले आओ, खुरपा खुरपी हसुआ फावड़ा कुदाल ले आओ घर घर से, और घर घर से निकलवाया। तो लोहा लेने का मामला नहीं था, वोट लेने का मामला था। लोहा लेने का मामला नहीं था, वोट लेने का मामला था। तो लोहे के बदले आप जब लोहा दोगे तो आपकी भावना जुड़ जाएगी। अरे सरदार पटेल के लिए काम कौन कर रहा है? अरे बीजेपी वाले कर रहे हैं, इनको वोट दो, सरकार बना। सरकार बना लिया, और सरकार बना लिया तो किसानों के खिलाफ 3 काले कानून ले। इसलिए मैं ये कहता हूं, जब सरदार पटेल जीवित थे तो उनके साथ धोखा करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया, और जब सरदार पटेल नहीं है तो सरदार पटेल के नाम पर उनके समाज के साथ धोखा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग कर रहे हैं। दोस्त और दुश्मन की पहचान ना होने की वजह से एक बार कांग्रेस के ब्राह्मण के झांसे में फंस गए, दोबारा आरएसएस के ब्राह्मणों के झांसे में पड़ गए। पहली बार भी सत्यानाश हो गया, दूसरी बार भी सत्यानाश हो गया। एक राष्ट्रवाद गांधी का था, 75 साल से भुगत रहे हैं उसका राष्ट्रवाद। गांधी जी का राष्ट्रवाद जो था उसको 75 साल से भुगत रहे हैं हम लोग। 75 साल में जानवरों की, कुत्तों की, हिजड़ों की गिनती हुई, पिछड़ों की गिनती नहीं हुई। 75 साल से गांधी के राष्ट्रवाद के चक्कर में ओबीसी के लोग पड़े, तो 75 साल से भुगत रहे, और अभी आरएसएस के राष्ट्रवाद के झंझट में फंस रहे हैं। ये तो कई पीढ़ियां भुगतेगी, कई हजार पीढ़ियां भी भुगत सकती हैं। इतना बड़ा मामला है, इसलिए सतर्क कर रहा है। सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि गांधी के समय में भी लोगों ने पिछड़े वर्ग को समझाया। अरे अंबेडकर तो जाति की लड़ाई लड़ रहे, गांधी जी तो देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले देश की लड़ाई में शामिल हो जाओ, ये तो घर का मामला निपटा लेंगे। और जब अंग्रेजों को भगा दिया तो संविधान सभा में एक भी ओबीसी को टिकट नहीं दिया, तो संविधान सभा में लड़ाई कौन लड़ता? डॉक्टर अंबेडकर को बार बार कहा जाता था, आप शेड्यूल कास्ट को अपना देखो, ओबीसी का हम लोग देख लेंगे, ओबीसी हमारे साथ है। क्योंकि साहू महाराज तो 22 में ही चले गए। अगर साहू महाराज 32 तक होते तो जो पूना पैक करने में गांधी जी कामयाब हो गए, नहीं हो पाते, और उस समय शेड्यूल कास्ट भी आजाद हो जाता, ओबीसी भी आजाद हो जाता। आज हम लोगों को लड़ने की जरूरत नहीं होती। साहू महाराज के जाने से इतना बड़ा नुकसान हमारे लोगों का हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा कि ओबीसी के लोगों को कहना पड़ेगा बोलने के लिए, ये बोलेंगे तब हम ना पीछे से कुछ करें। तो कांग्रेस के विरोध में लड़कर जो कुछ लोग संविधान सभा में गए थे ओबीसी के लोग, उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने घर खाने पर बुलाया और कहा, अरे आप लोग भी मानो, संविधान बन रहा है, सबको हक अधिकार दिए जा रहे हैं, आप लोग भी संविधान सभा में मेंबर हैं, आप लोग चुप हैं, आप लोग भी मांगिए। उन लोगों ने कहा, क्या माने, ये बदमाश कांग्रेस वाले कुछ देने वाले हैं, ये तो बोलने ही नहीं देते हैं, तो देंगे क्या ये? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, अरे मानो तो हम हैं, मानो हम हैं। बड़ी लड़ाई झगड़ा के बाद आर्टिकल 340 भारतीय संविधान में आया, और आर्टिकल 340 आया तो आज जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिल रहा है, ये आर्टिकल 340 की वजह से मिल रहा है। 27% आरक्षण के जड़ में मंडल कमीशन है, मंडल कमीशन के जड़ में कालेलकर कमीशन है, कालेलकर कमीशन की जड़ में आर्टिकल 340 है, और आर्टिकल 340 की जड़ में बाबा साहब अम्बेडकर हैं, और बाबा साहब की जड़ में छत्रपति साहू महाराज हैं। इतना बड़ा मामला है, साहू महाराज का छोटा मामला नहीं है। साहू महाराज बाबा साहब अम्बेडकर की जाति बिरादरी के नहीं थे, लेकिन वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। तो जो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है, वो आगे की सोचता है कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लीडर बनाने की जरूरत है। जब साहू महाराज को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर की पढ़ाई पैसे के अभाव में रुक रही है, तो साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा, आप पढ़ाई करो, हम पूरी मदद करें।
इसलिए नहीं मदद किया केवल पढ़ने के लिए, वो आंदोलन का नेता बनाना चाहते थे, इसलिए मदद किया। और जब बाबा साहब विदेश में पढ़ रहे थे, पैसा कम हो गया, तो संकोच करते हुए बाबा साहब ने छत्रपति साहू महाराज को चिट्ठी लिखा और कहा 200 पाउंड अगर आप और भेज देंगे तो हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं वापस आकर के आपका पैसा वापस कर दूंगा। साहू महाराज ने वापस करने की बात नहीं लिखा, बल्कि भेजा पैसा और लेटर लिखा कि अगर और भी जरूरत हो तो रमाबाई जी को कह दीजिएगा, वो हमको संदेश भेज देंगी, हम मदद करने का काम करेंगे। क्योंकि साहू महाराज खुद ही विदेश से पढ़कर आए थे, तो वो जानते थे कि अगर विदेश से पढ़ के डॉक्टर अम्बेडकर आएंगे तभी मुकाबला कर सकते हैं। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मणों के नेता थे, गांधी जी विदेश से पढ़ के आए, बाबा साहब भी विदेश से पढ़ के आए, तब बाबा साहब बोलती बंद कर देते थे गांधी जी की, ऐसे थोड़ा ही बंद कर देते थे। साहू महाराज खुद विदेश से पढ़े थे, तो उन्हें इस बात की भली भांति जानकारी थी। इसलिए साहू महाराज ने मानगांव परिषद में कहा कि आप सभी को बधाई हो, आपका नेता, आपका मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर के रूप में मिल गया है। लेकिन मेरा अंतर्मन कहता है कि आने वाले समय में डॉक्टर अम्बेडकर पूरे देश के नेता हैं। लेकिन आज हम लोग पिछड़े वर्ग के लोग क्या कहते हैं? साहू महाराज ने कहा अम्बेडकर पूरे देश के नेता होंगे, और हम पिछड़े वर्ग के लोग क्या कहते हैं? अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट के नेता है, चमार के नेता है, महार के नेता है। तो ये इतना हमारा पतन हो गया क्योंकि हम अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं जान। अरे हम जो आरक्षण ले रहे हैं वो कैसे मिला यही नहीं जानते। बहुत सारे नौकरी करने वाले हैं 27% आरक्षण से, उनसे पूछो मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा है क्या? अगर चलो नहीं पढ़ा तो देखा है क्या? न देखा है न पढ़ा है, 27% आरक्षण ले रहे हैं, तो जैसे मिला है ऐसे खत्म भी हो जाएगा। जब जागृति नहीं है तो खत्म भी हो जाएगा। इसलिए 6% कागज पे 27%, प्रैक्टिकल में 6% है। और दो नशा हमारे लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ है। एक तो जाति का नशा चढ़ा है, ये तो इतना भयानक चढ़ा है, इतना भयानक चढ़ा है कि देसी कहावत है, जाति खाए माटी। तो जब जाति का नेता जाति में आता है तो क्या कहता है? हर जाति का आदमी आगे चला गया, अपनी ही जाति पीछे रह गई, इसको आगे ले जाना है। तो गांव के लोग सोचते हैं यार जब अपनी ही बिरादरी पीछे रह गई है तो जरूर आगे जाना चाहिए। तो जरूर आगे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? नेताजी का साथ देना पड़ेगा, नेताजी के पीछे चलना पड़ेगा। तो बिरादरी के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे, बिरादरी के लोग नेताजी के पीछे और नेताजी अमित शाह के पीछे। तो सत्यानाश नहीं होगा? क्या होगा? भेड़ का मालिक को देखा होगा आप लोगों ने। भेड़ का मालिक भेड़ को बहुत बढ़िया तरीके से पालता है, उसके ठंडी ना लगे इसकी व्यवस्था करता है, उसके खाने पीने की व्यवस्था करता है, सब कुछ करता है भेड़ का मालिक। लेकिन सब कुछ करने के बाद में जब कटने का समय आता है, बेचने का समय आता है, किसी भेड़ को नहीं पूछता कि भैया तुमको बेचूं या ना बेचूं। बिरादरी का नेता बड़े प्रेम से बिरादरी को इकट्ठा करता है, और जब बेचने का समय आता है तो किसी बिरादरी से नहीं पूछता। तब उसका परिवार ही उसकी बिरादरी होता। तब उसको कितना बिरादरी दिखता? मैं मिनिस्टर बन जाऊं, मेरी बीवी मिनिस्टर बन जाए, मेरा बेटा मिनिस्टर बन जाए, मेरा भाई मिनिस्टर बन जाए, इतना ही सोचता। फिर बिरादरी खत्म, फिर वो उसको अपना परिवार ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं दिखता। कुछ पिछड़े वर्ग के नेता क्या करते हैं? 2 साल में उनको सपना आता है। क्या सपना आता है? अरे बहुत दिन हो गया आरक्षण पर नहीं बोले, तो कहीं ऐसा ना हो आरक्षण को मानने वाले लोग हमको साथ छोड़ दे। तो फिर वो अमित शाह को कहते हैं हम थोड़ा आरक्षण पे बोलना चाहते हैं, आपके गठबंधन में है फिर भी बोलना चाहते हैं। तो अमित शाह कहते हैं अरे बोल लो, बोलना चाहते हो, एक बार ही ना बोलोगे 1.5-2 साल में, बोल लो, नहीं तो तुम्हारे लोग ही तुमको छोड़कर चले जाएंगे, तो हमें वोट कैसे दिलवाओगे? बोल लो पार्लियामेंट में 20-25 मिनट, आधा घंटा बोल लो। फिर वो भाषण करता है पार्लियामेंट में बहुत मार्मिक तरीके से कि ओबीसी के साथ बड़ा अन्याय हो गया। फिर उसका वीडियो यूट्यूब पे कई साल तक चलाया जाता है और ये कहा जाता है हमारा नेता तो बोल रहा है, आरक्षण के समर्थन में बोल रहा पार्लियामेंट में, और आरक्षण खत्म करने वाले लोगों को मजबूत करना ये दोहरा चरित्र है।
इससे समाज का सत्यानाश होगा, समाज को सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे हैं जो ये कर रहे हैं, बोलते हैं। अरे जब सवर्ण आरक्षण बिल आया पार्लियामेंट में, मुझे तो बड़ी हैरानी हो गई और बहुत मजा भी आया लोगों की बहस सुनने में। एक से एक बड़े बड़े ओबीसी के नेता खड़े हुए, पूरा रोना रोया कि महोदय ओबीसी की गिनती नहीं हुई, ओबीसी की संख्या 52% है, अभी 27% ही मिला है, इसमें भी इतना लागू हुआ है, क्रीमी लेयर लगा दिया गया है। सारा रोना रोया और रोना रोने के बाद कहा, महोदय हम इस बिल का समर्थन करते हैं। इतना रोना रोने की क्या जरूरत थी? इतना रोना इसलिए रोया कि पंडित जी को भी मैनेज किया जाए और ओबीसी के लोगों को भी मैनेज किया जाए। नेता का जो दिमाग चलता है वो बहुत ज्यादा चलता है। उन्होंने सोचा रोना नहीं रोएंगे, डायरेक्ट समर्थन कर देंगे तो ओबीसी के लोग कहेंगे अरे हमारे वोट से गया, पंडित के आरक्षण का समर्थन कर दिया, हमारे आरक्षण के बारे में कुछ बोला नहीं। तो पहले घंटे भर रोना रोया और रोना रोने के बाद एक लाइन में कहा कि हम सवर्ण आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं। अरे तुम ये कहते कि महोदय पहले ओबीसी की गिनती किया जाए, संख्या के अनुपात में ओबीसी को आरक्षण लागू किया जाए, उसके बाद हम सवर्ण आरक्षण बिल पर विचार करें। पहले हमारा दिया जाए, फिर हम सवर्ण आरक्षण बिल पर विचार करेंगे। अगर ऐसा कहते तो समझ में आता कि तुम ओबीसी के नेता, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा। उसमें एक आध नेता तो ऐसे थे, अंदर समर्थन कर दिए और जब बाहर आए जंतर मंतर पर देखा ओबीसी के लोग सवर्ण आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अंदर समर्थन करके आए सवर्ण आरक्षण का, और जब बाहर आए तो शामिल हो गए विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। अंदर समर्थन किया, बाहर आकर के विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए कि इनका वोट जाना नहीं चाहिए और पंडित जी भी खुश रहने चाहिए। दोनों काम एक साथ करने का काम अभी हमारे नेता कर रहे हैं, इसलिए उनकी समस्या बढ़ गई। दो नाव पर चढ़ने से आदमी मर जाता है, टांग फट जाती है, मर जाता है। तो अभी हमारे जो ज्यादातर नेता हैं वो दो नाव पर चढ़े हुए हैं। इसलिए देख ही रहे हैं आप क्या दुर्दशा हो रही है। दुर्दशा का कारण यही है कि वो क्लियर नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये जो बिरादरी का नशा है ये हमारा सत्यानाश कर रहा है, क्योंकि कोई भी अधिकार बिरादरी के नाम पर नहीं है संविधान में। आप बताओ यादव के नाम पर क्या अधिकार है, कुर्मी के नाम पर क्या अधिकार है, कुशवाहा के नाम पर, मौर्य के नाम पर, पाल के नाम पर, प्रजापति के नाम पर क्या अधिकार है संविधान में? जाति के नाम पर अधिकार नहीं है, अधिकार है ओबीसी के नाम पर, एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर। अब अधिकार मिला है ओबीसी के नाम पर और नेता आपको चाहिए जाति के नाम पर। अधिकार मिला है ओबीसी के नाम पर और नेता चाहिए जाति के नाम पर। तो इसीलिए तो नेता बेच रहे, नहीं तो बेच नहीं पाते। ये जो भावना हमारे अंदर है इसीलिए बेच रहे। और जाति किसने बनाया? अरे हमारे बाप दादा ने बनाया होता। बनाने वाला इतना मूर्ख आदमी कैसे हो सकता है लाज जूता खाने के लिए खुद को ही नीचे रख ले? अगर कुर्मियों ने बनाया होता तो कुर्मी को ऊपर रख लेता, यादव ने बनाया होता तो यादव को ऊपर रख लेता, मौर्य ने बनाया तो मौर्य को ऊपर रख लेता, प्रजापति ने बनाया होता प्रजापति को ऊपर रख लेता। सब नीचे है, ब्राह्मण ऊपर है। यही इस बात का सबूत है कि ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था बनाई। क्यों बनाई? हमें विभाजित करने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। राजनीति में जो इकट्ठा होने लगे बैकवर्ड के नाम पर या बहुजन के नाम पर, तो फिर उन्हीं ब्राह्मणों ने हर जाति के अंदर एक एक नेता भेज दिए, बोले बनाओ अपनी अपनी जाति का पार्टी, फिर हमको समर्थन कर देना। अब ये जागृत हो रहे, हमको वोट नहीं देना चाहते हैं तो अपनी अपनी जाति की पार्टी बनाओ और फिर हमको समर्थन कर देना। तो अभी ये चल रहा है। तो ये जाति जागृति हमारा सत्यानाश कर रहे हैं। दूसरा, धर्म की जागृति बहुत बड़े पैमाने पर, जो धर्म है ही नहीं उसकी जागृति बड़े पैमाने पर, और जो है उसके बारे में जान रहे हैं। अभी जब मंडल कमीशन का फैसला आया 16 नवंबर 1992 को, तो 52% को 27% आरक्षण मिला और 27% में क्रीमी लेयर लगा दिया गया। क्रीमी लेयर का मतलब है जिसके पास दांत है उसको चना नहीं मिलेगा और जिसके पास दांत नहीं है उसको चना दिखाया जाएगा, क्योंकि चना खा नहीं सकता। जिस ओबीसी के पास पैसा ज्यादा है वो क्रीमी लेयर में है, उसको आरक्षण नहीं मिलेगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो पढ़ा नहीं पाएगा, तो ऐसे आरक्षण नहीं मिलेगा। आरक्षण ऊपर से खत्म, नीचे से खत्म। मंडल कमीशन की केवल एक सिफारिश लागू हुई, बाकी लागू नहीं हुई।
ओबीसी के लोगों को क्या चाहिए था? संसद भवन घेर लेते। ब्राह्मणों ने सोचा ये संसद भवन घेर लेंगे तो 52 को 52 देना पड़ेगा, और 52 को 52 देंगे तो इनका हिस्सा तो हमें ने लिया है तो हमारा ही नुकसान होगा, इसलिए ये बेरोजगार है तो आरक्षण के लिए लड़े, इनको रोजगार देना जरूरी है। ओबीसी को ब्राह्मण कभी बेरोजगार नहीं रखता, कभी वो अजान के विवाद में उलझाएगा, कभी हिजाब के विवाद में उलझाएगा, कभी पाकिस्तान के विवाद में उलझाएगा, कभी चीन के विवाद में उलझाएगा। ओबीसी को ब्राह्मण कभी बेरोजगार नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो जानता कि अगर ये बेरोजगार हो जाएगा, खाली बैठ जाएगा तो सोचेगा अरे हमको क्यों आरक्षण नहीं है 52%, जो हमारी संख्या 52% है। शेड्यूल कास्ट की जितनी संख्या उतना आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब की जितनी संख्या उतना आरक्षण है। ब्राह्मण 10% वो है, उन्होंने भी ले लिया अपना, हमारी जितनी संख्या है हमें क्यों नहीं। सोचेगा तो हमसे ही लड़ेगा, हमारे खिलाफ ही मोर्चा खोलेगा। तो ये सोचने का मौका ही इसको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए लगातार हिंदू मुस्लिम में इसको उलझा कर। तो बाद में भी सोचा ब्राह्मणों ने ये कहीं संसद भवन घेर लेंगे तो देना पड़ेगा, ना घेरे इसलिए विनय कटियार को आगे किया, कल्याण सिंह को आगे किया, उमा भारती को आगे किया, परवेज भाई तोगड़िया को आगे किया, और समझाया ओबीसी के लोगों को अरे जहां राम जी पैदा हुए थे वहां हम लोग राम जी का मंदिर बनाना चाहते, तो ओबीसी के लोग दान देने में तो पीछे है नहीं। उन्होंने कहा बनाना चाहते हो बनाओ, अच्छी बात है, चंदा वंदा हमसे चाहिए तो बताओ, दे देते हैं, कितना चाहिए। बोला समस्या चंदे की नहीं है, समस्या ये है कि जहां राम जी पैदा हुए थे वहां मस्जिद है और मुसलमान लोग बनने नहीं दे रहे। अब ओबीसी को अगर कोई कह दे कि तुम्हारे राम का मंदिर बनने नहीं दे रहे हैं मुसलमान, फिर तो ओबीसी के लोगों को तो फिर कुछ भी करवा लो, क्या बनने नहीं दे रहे, चलो देख लेते। तो जिनको देखना चाहिए था संसद भवन जाकर के, संसद भवन घेरना चाहिए था, वो मस्जिद को घेर ली, और ऐसी मस्जिद घेर ली जिसमें सैकड़ों साल से नमाज ही नहीं पढ़ी जाती थी। मतलब वहां कुछ नहीं था, जहां कुछ नहीं था उसको घेर लिया तो मिलेगा क्या? संसद भवन घेरा होता तो 52 को 52% आरक्षण मिलता, लाखों करोड़ों ओबीसी को नौकरियां मिलती। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दिया। अब जो काम अपने हाथ में ओबीसी के लोग लेते हैं वो फतेह ही कर देते हैं, लेकिन बस एक ही समस्या है, अपना काम कभी अपने हाथ में नहीं लेते, बस दूसरे का ही करते रहते हैं, अपना नहीं लेते। अगर अपना ले लें तो आज ये गिनती के लिए, आरक्षण के लिए लड़ाई नहीं लड़ना पड़े, केवल सोच ले कि हमें चाहिए, मिल जाएगा। सोचते ही नहीं कि हमें चाहिए। गिरा दिया मस्जिद गिरा दिया तो मंडल में क्या धोखेबाजी हुई, क्या हुआ पता नहीं। अरे ये तो पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू हुआ तो गांव देहात में ओबीसी को समझ में आ गया कि हम ओबीसी हैं, क्योंकि हल्ला मचता है, अरे सीट पिछड़ी हो रही है। तो हमारे आदमी को समझ में आया पिछड़ी कौन होता, हम होते हैं। अगर ये पंचायत चुनाव में आरक्षण नहीं लागू होता तो ओबीसी को समझ में नहीं आता कि हम पिछड़े हैं, क्योंकि वो तो मंदिर बनाने चले गए। चलो बना लिया, अभी तो बन गया मंदिर। एक भी ओबीसी के लोगों को ट्रस्ट में रखा क्या? अरे दूसरे वाले खराब हो गए, कम से कम विनय कटियार को रख लेते, कल्याण सिंह को रख लेते, उमा भारती को रख लेते, परवीन तोगड़िया को रख लेते। परवीन तोगड़िया तो भागे जान बचाकर, कहा आरएसएस वाले हमारी हत्या कर दे रहे थे, मैं तो किसी तरीके से भागा जान बचा। विनय कटियार को जब उस समय कहा लोगों ने अरे आरक्षण की लड़ाई लड़ो, तो विनय कटियार ने कहा आरक्षण तो डंडे के बल पर ले ले। अब विनय कटियार कहाँ है पता ही नहीं। कल्याण सिंह चले गए। पिछड़े वर्ग का इस्तेमाल करो, और फिर तो हम लोग तो पहले से कह रहे थे घंटा बजाने के लिए भी तुमको नहीं रखे, और वही हुआ। ट्रस्ट में एक भी ओबीसी के लोगों को नहीं रखा गया। लड़ाई मंदिर की ओबीसी के लोगों ने लड़ी और ट्रस्ट में ब्राह्मणों ने कब्जा कर ली। तो लड़ाई हम लड़े और मलाई ब्राह्मण खाए, कितनी अच्छी बात है। आज भी वही चल रहा है। जब हम लोगों ने 25 मई को भारत बंद घोषित किया जाति जनगणना को लेकर, तो हिजाब प्रकरण से मामला शुरू हुआ। हिजाब प्रकरण के बाद में फिर अजान प्रकरण शुरू हो गया। ये हिजाब आज से पहना जा रहा है, अजान आज से हो रही है, पता नहीं कब से हो रही। तो आज ही विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? हिजाब तो मुसलमान कब से पहन रहे, अजान तो कब से हो रही है, आज विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है?
आज इसलिए विवाद खड़ा किया जा रहा है, आज ओबीसी जागृत हो रहा है, तो ओबीसी जागृत नहीं होना चाहिए, इसलिए ओबीसी को हिंदू मुसलमान के विवाद में फंसा कर रखो। क्योंकि जब हिंदू मुसलमान का विवाद होता है, दो ही होते हैं, या तो हिंदू होता है या तो मुसलमान। समझा करके किसी को हिंदू बनाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो पूछेगा पंडित जी ये धर्म है आपका, बोलेंगे हाँ धर्म है। तो धर्म की क्या व्यवस्था है, बोलेंगे इसमें 4 वर्ण है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं, तो सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। तो आदमी पूछेगा तो पंडित जी अगर हम हिंदू बन जाए तो हमें कहाँ रखोगे, कहेंगे आपको शूद्र में रखेंगे। तो कहेगा पंडित जी शूद्र क्या करेगा, कहेंगे शूद्र को कोई अधिकार नहीं है, बस हमारी सेवा करना उसका कर्तव्य है। तो कहेगा पंडित जी आपका धर्म आपको मुबारक हो, हम नहीं आने वाले आपके धर्म। तो इसलिए पंडित जानता है समझा करके किसी को हिंदू नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मुसलमानों के विरोध में भड़काने से अपने आप ही हिंदू बन जाते हैं। तो मुसलमानों के विरोध में लगातार भड़काने का काम चल रहा है। इसलिए नूपुर शर्मा से बयान दिलवाया। ओबीसी के अंदर जो जागृति आ रही थी, बिहार में जनगणना का फैसला हो रहा था, शरद पवार ने बयान दिया जनगणना होनी चाहिए। तो भाजपा वालों ने सोचा बिहार में तो हमारे समर्थन से सरकार थी, फिर भी नहीं रोक पाए जनगणना। महाराष्ट्र में तो शरद पवार के समर्थन से ही सरकार है, और लोग ऐसा कहते हैं शरद पवार ही सरकार चलाते हैं, तो वहां तो जनगणना रोक ही नहीं सकते, तो वहां सरकार ही गिरा दिया। तो लड़ाई चल रही है, लड़ाई को समझने की जरूरत है। जाति और धर्म के आधार पर हमारा इस्तेमाल ब्राह्मण कर रहे हैं, इसलिए हमको ये तय करने की जरूरत है कि जाति और धर्म के आधार पर अब नेता नहीं चुनेंगे, अब नेता उसको चुनेंगे जो हमारे हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा, उसको नेता चुनने का काम करेंगे। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करना होगा, ये क्या। दूसरी बात ये भी तय करना, ब्राह्मण हमें शेड्यूल कास्ट से लड़ाते हैं, हम नहीं लड़ेंगे। ब्राह्मण हमें शेड्यूल ट्राइब से लड़ाते हैं, हम नहीं लड़ेंगे। ब्राह्मण हमें मुसलमान से, सिख से, ईसाई से लड़ाते हैं, नहीं लड़ेंगे। क्यों नहीं लड़ेंगे? देश की सत्ता और व्यवस्था पर ना शेड्यूल कास्ट का कब्जा है, ना शेड्यूल ट्राइब का कब्जा है, ना मुसलमान का कब्जा है, ना सिख का कब्जा है, ना ईसाई का कब्जा है। देश की सत्ता और व्यवस्था पर 3.5% ब्राह्मणों का कब्जा है। जिनके पास कुछ है उनसे लड़ोगे तो कुछ मिलेगा, और जिनके पास कुछ है ही नहीं। सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट दिया कि मुसलमानों के हालत अनुसूचित जाति से ज्यादा खराब, और उनसे हम लोग लड़ते हैं तो क्या मिलेगा, उनके तो पहले ही हालत खराब है, फिर उनसे हम ओबीसी वाले लड़ते हैं। अरे जीरो से कितनी बड़ी से बड़ी संख्या का गुणा करो, कितना होगा? जीरो होगा। जीरो का बड़ी से बड़ी संख्या से गुणा करो, जीरो होगा। जो जिनके पास कुछ है नहीं, शेड्यूल कास्ट के पास कुछ नहीं, उनकी पिटाई हो रही, शेड्यूल ट्राइब की पिटाई हो रही, माइनॉरिटीज की पिटाई हो रही, उनसे लड़के क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। जिनके पास है, जो तुम्हारे हक अधिकार पर कब्जा किए हुए हैं, अगर उनसे लड़ोगे तो जरूर मिलेगा। थोड़ा नहीं मिलेगा, इस देश के हुक्मरान हो जाओगे, इतना ज्यादा मिलेगा, थोड़ा नहीं मिलेगा, पूरा इस देश के हुक्मरान हो जाओगे। क्योंकि राजा से लड़ोगे, उसको हराओगे तो राजपाट तुम्हारे पास आएगा। तो जिसके पास राजपाट है उससे लड़ोगे तो मिलेगा, और जो बेचारे खुद ही पहले से मारे गए हैं उनसे लड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करना पड़ेगा कि फूले जी ने जिनको दुश्मन बताया, साहू महाराज ने जिनको दुश्मन बताया, बाबा साहब ने जिनको दुश्मन बताया, पेरियार ने जिनको दुश्मन बताया, जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने जिनको दुश्मन बताया, रामस्वरूप वर्मा ने जिनको दुश्मन बताया, और जो आज हमारे हक अधिकार खा रहे हैं वही हमारे दुश्मन है। केवल उन्हीं से लड़ेंगे, बाकी किसी से नहीं लड़ेंगे। ये पिछड़े वर्ग के लोगों को तय करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। दिशा अपनी तय करनी होगी। जब दिशा तय होगी सही तो दशा सही अपने आप हो जाएगी। अभी दिशा गलत है, इसलिए दशा सही नहीं हो रही है। सही ट्रैक, सही दिशा पिछड़े वर्ग के लोगों को पकड़ने की जरूरत है। एक बात और कहकर अपनी बात को समाप्त कर देता। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, और जब वो इलेक्शन में आए तो कहा मैं नीच जाति का, चाय बेचने वाला, ओबीसी हूं, वोट लेना है तो ओबीसी और अधिकार देना है तो ओबीसी नहीं।
एक बार हमने शेड्यूल कास्ट ओबीसी के प्रधानों की लिस्ट निकाला, ग्राम प्रधानों, और प्लान बनाया कि ग्राम प्रधानों से मिला जाए। तो हम लोग गांव गांव जाके मिल रहे। एक गांव में गए, रिजर्व सीट थी, शेड्यूल कास्ट के प्रधान थे। तो जब गांव के बाहर गांव में घुसने लगे तो एक आदमी बकरी चरा रहा था। उसको हम लोगों ने पूछा, प्रधान जी का घर कौन सा? उसने इशारे से बताया वो प्रधान जी का घर है। उस घर में जब हम लोग घुसे तो पता चला यह ठाकुर का घर है। अब हम लोग लिस्ट में शेड्यूल कास्ट का प्रधान और जिसके घर में घुसे वो ठाकुर का घर, तो हम लोगों ने सोचा कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जो ठाकुर था वहां पर, उसको हम लोगों ने पूछा, प्रधान जी का घर यही है? उसने कहा यही है। तो फिर हम लोगों ने पूछा, प्रधान जी आप ही है? तब उसने हिचकते हुए कहा, प्रधान तो हम ही रहते थे, इस बार सीट रिजर्व हो गई है इसलिए दूसरे को बना दिया। तब तक वो बकरी चराने वाला आदमी वहां पहुंच गया। तो ठाकुर ने बताया इन्हीं को प्रधान बनाया। तो आज भी ऐसे ऐसे प्रधान हैं जो अपना घर नहीं बताते, वो जिसने बनाया उसका घर बताते हैं। ऐसे ऐसे प्रधान हैं। फिर उस ठाकुर ने कहा, बैठिए आप लोग। उसको लगा होगा किसी डिपार्टमेंट से आए होंगे, 4 व्हीलर गाड़ी से आए हैं, कपड़े वपड़े ठीक ठाक पहने हैं, तो कोई अधिकारी कर्मचारी होंगे। तो उसने कहा आप लोग बैठिए, चाय पानी पीजिए और फिर जो है आपका क्या काम है हो जाएगा। तो हमने कहा चाय पानी पीने की बात नहीं है, बैठने की भी बात नहीं है, एक जानकारी चाहिए। कहा क्या जानकारी चाहिए? हमने कहा ये जो प्रधान जी है इनकी मोहर आपके घर रहती है या इनके घर रहती है? इतनी छोटी सी जानकारी चाहिए। हाँ, आप लोग क्यों परेशान है खामखा? मोहर भी यही है, रजिस्टर भी यही है, सब काम यही होगा। आप सही जगह आए, आप परेशान मत होइए, आप सही जगह आए, आप बैठिए चाय पानी करिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जैसे प्रधान की मोहर उसके बनाने वाले के घर थी, वैसे नरेंद्र मोदी की मोहर मोहन भागवत के घर रहती। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं और बगैर सबूत के ये बात नहीं कह रहा हूं। इसका सबूत है। सबूत क्या है इसका? आप मूर्ख से मूर्ख आदमी ढूंढ लो और उसको कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, तो मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगा, क्योंकि उसको भी पता है पैर पर कुल्हाड़ी मारने से उसका ही पैर कटेगा, इसलिए कुल्हाड़ी नहीं मारेगा। तो मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारता। नरेंद्र मोदी तो मूर्ख है नहीं, देश के प्रधानमंत्री है, मूर्ख कहा नहीं जा सकता। देश के प्रधानमंत्री को आप मूर्ख कैसे कह सकते? कह ही नहीं सकते। फिर नरेंद्र मोदी क्यों कुल्हाड़ी मार रहे? पहली कुल्हाड़ी चलाई 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को रोक दिया। पिछड़े वर्ग की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, बजट में पिछड़े वर्ग को हिस्सा नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लगवाया कि जाति आधारित जनगणना हम नहीं कर सकते। अपने को ओबीसी कहते हो और ओबीसी के नाम पर वोट मांगते हो। राजनाथ सिंह ने 19 के इलेक्शन के पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करेंगे, और ये करने के बाद अब एफिडेविट लगा रहे हो कि हम नहीं कर सकते हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि फैसले नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, फैसले मोहन भागवत कर रहे हैं। और जब ये हम लोगों ने मामला उठाया तो मोहन भागवत ने बयान दिया, हम सरकार के डे टू डे के कामकाज में कोई दखल नहीं देते हैं। डे टू डे के कामकाज में दखल नहीं देते हैं, इसका दूसरा मतलब ये है कभी कभी दखल देते हैं। और वो कभी कभी दखल कब देते हैं? जब हमारे हित का कोई मामला होता है तब दखल देते हैं। तो ये बात साबित हो गई कि दखल देते हैं और सरकार पीछे से मोहन भागवत चलाने का काम कर रहे हैं, और इसलिए पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुख नहीं है, मुखौटा है। ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी का मुखौटा लगा लिया ताकि ओबीसी देखे तो उसे ओबीसी दिखे और ओबीसी का वोट लूटा जा सके। तो देश में ये हाल चल रहा। अभी नरेंद्र मोदी का बयान आया था, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे शर्म महसूस हो, तो मैं तो केवल नरेंद्र मोदी को इतना ही कह रहा हूं, आपको किसी बात के लिए शर्म आए ना आए, लेकिन आप अपने को ओबीसी कहते हो और देश में जानवरों की गिनती करते हो, कुत्तों की गिनती करते हो, मगर ओबीसी की गिनती नहीं करते हो, तो
आपको इसके लिए शर्म आनी चाहिए, और केवल शर्म ही नहीं आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में आपको डूब जाना चाहिए, क्योंकि आप ओबीसी के नाम पर आपने वोट मांगा और फिर आप ओबीसी के खिलाफ में सारा काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, इस देश में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस ने इतना दिन तक राज किया, जवाहरलाल नेहरू ने हमारी गिनती रोका, तब से लेकर के कांग्रेस ने गिनती को रोक कर रखा, और अब बीजेपी हमारी गिनती को रोकने का काम कर रही है। ये गिनती से ब्राह्मणों को डर क्यों लग रहा है? अभी जब हम लोगों ने भारत बंद किया, गिनती की चर्चा तेज हुई, तो टीवी वालों ने कहा, अखबार वालों ने आर्टिकल लिखना शुरू किया कि जाति आधारित जनगणना से तो जातिवाद बढ़ जाएगा। हमने कहा, अरे भाई, पूरे भारत में जाति जाति के नाम पर कितने दंगे हुए, इसका कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। आप लोग कई जिले से आए हैं, जाति जाति के नाम पर कोई दंगा हुआ आपके जिले में? कोई दंगा नहीं हुआ। लेकिन धर्म धर्म के नाम पर दंगा हुआ है। जिसके नाम पर दंगा हुआ है, बार बार उसके नाम पर गिनती कर रहे हो, धर्म के नाम पर बार बार गिनती कर रहे हो। अगर बार बार धर्म के नाम पर गिनती करने से धर्मवाद नहीं बढ़ रहा है, तो जाति के आधार पर गिनती करने से जातिवाद कैसे बढ़ेगा? तुम धर्म के नाम पर गिनती कर रहे हो, भाषा के नाम पर गिनती कर रहे हो, क्षेत्र के नाम पर गिनती कर रहे हो। संप्रदायवाद नहीं बढ़ रहा है, भाषावाद नहीं बढ़ रहा है, क्षेत्रवाद नहीं बढ़ रहा है, तो जातिवाद कैसे बढ़ेगा? इसका मतलब बढ़ने घटने का मामला नहीं है, मामला कुछ और है। और वो मामला क्या है कि जाति जनगणना से दूध का दूध और पानी का पानी अलग होने वाला है। वो कैसे अलग होने वाला है? आज ओबीसी में ही एकजुटता ना रहे, इसलिए तोड़ने के लिए क्या कहते हैं? कुर्मी को कहते हैं यादव सब खा लिए, और मौर्य को कहते हैं यादव कुर्मी मिलकर सब खा लिए, और प्रजापति जी को कहते हैं कि यादव कुर्मी मौर्य मिलकर सब खा लिए। ओबीसी को ही ओबीसी में लड़ाने का काम ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। जिस दिन जाति आधारित जनगणना हो गई और आंकड़े आ गए, उस दिन पता चलेगा किसी ने किसी का हिस्सा नहीं खाया, बल्कि सबका हिस्सा ब्राह्मणों ने खाया। और जब ये आंकड़े आ जाएंगे तो ब्राह्मणों का मामला खत्म हो जाएगा, क्योंकि ओबीसी के लोग क्या कहेंगे? पंडित जी टाटा बाय बाय। बोलेंगे टाटा बाय बाय क्या है? कहेंगे पंडित जी बहुत दिन से तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहे थे, सारी मलाई तुम ही खा रहे थे, ये गिनती से आंकड़ा आ गया है, इसलिए अब तुम्हारे पीछे आने वाले नहीं है। जो ओबीसी के लोग ब्राह्मणों के पीछे हैं वो हट जाएंगे, सामाजिक क्रांति हो जाएगी। फिर ओबीसी के लोग कहेंगे हिंदू के नाम पर इतना दिन से मूर्ख बना के हमारा वोट ले रहे हो, हमसे चंदा ले रहे हो, तो अभी हम अपना क्या है हम देख लेंगे, धार्मिक क्रांति हो जाएगी। फिर ओबीसी के लोग कहेंगे तुमको सपोर्ट किया, तुम प्रधानमंत्री बनते बनाते रहे, हमारा सत्यानाश किया, अभी हम अपना प्रधानमंत्री बनाएंगे, राजनीतिक क्रांति हो जाएगी। और ये तीन आधार पर ब्राह्मणों का वर्चस्व है, धार्मिक आधार पर वर्चस्व है, सामाजिक आधार पर वर्चस्व है, राजनीतिक आधार पर वर्चस्व है। ये जो तीन आधार पर वर्चस्व है ये खत्म हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, और जितना ऊपर है उतना ऊपर से नीचे गिरेगा। ये ब्राह्मणों को बात समझ में आती है, हमारे लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए ब्राह्मण जाति आधारित गिनती रोक रहे हैं, क्योंकि इससे इस देश का असल मूल्यवासी देश का शासक बन जाएगा। और जब शासक बन जाएगा तो इतिहास गवाह है, हमारे पुरखों ने इस देश को विश्व गुरु बनाया, इस देश को सोने की चिड़िया बनाया, इस देश को अखंड भारत बनाया। अफगानिस्तान तक भारत की सीमाएं थी, आप उठाकर नक्शा देख लो प्राचीन भारत का, मौर्य साम्राज्य का। तो वो खंड खंड करने का काम ब्राह्मणों ने किया। अगर हम बनेंगे तो फिर अखंड भारत बनेगा, फिर सोने की चिड़िया बनेगा, फिर विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि जो जिसकी चीज होती है हिफाजत वही करता है। आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार खरीदते हो, दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, क्योंकि आपको डर लगता है इसका नहीं है, ये ले जाएगा, बर्बाद कर देगा, खराब कर देगा। नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल, नई कार दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, लेकिन अपना देश ही दूसरों को चलाने के लिए दे दिया, इसलिए देश का सत्यानाश हो रहा है। आज जो बढ़ के राष्ट्रवादी बने हैं वो राष्ट्र के ही नहीं है, तो राष्ट्रवादी कैसे हो सकते हैं? लेकिन वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि उनका विदेशीपना कहीं उजागर ना हो जाए, इसलिए वो पहले प्रचार करते हैं हम देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी है। अब उनकी पोल खुल चुकी है, केवल इस मामले को गांव-गांव तक पहुंचाना है। अगर इस लड़ाई को सफल करना है तो क्या करना होगा, इतना बताकर समाप्त। अभी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कई जिलों के लोग आए, आपको क्या करना है? ज्यादा काम नहीं करना है,
ईमानदारी से अपने परिवार के लिए काम कर, और एक दिन हफ्ते में ईमानदारी से समाज के लिए काम कर। जिले में 11 लोगों की कमेटी बना, उसमें सब जाति के लोगों को रखो, कम से कम 11 की बनाओ, ज्यादा और हो सकते हैं तो और बनाओ। तहसील में 11-11 लोगों की कमेटी बनाओ, ब्लॉक में 11-11 लोगों की कमेटी बनाओ, नया पंचायत में 11-11 लोगों की कमेटी बनाओ, ग्राम पंचायत में 11-11 लोगों की कमेटी बनाओ, और बूथ तक 11-11 लोगों की कमेटी बनाओ। ब्राह्मण पिछड़े वर्ग को सबसे ज्यादा गुमराह करते हैं ना। अगर हर पिछड़े वर्ग के मोहल्ले में हमारी यूनिट खड़ी हो जाए तो फिर क्या करेगा ब्राह्मण? वो उधर गुमराह करने जाएगा, हमारी यूनिट के लोग वहां पहुंच करके उसका जवाब देंगे, वो भाग खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमारी बात का जवाब उनके पास में नहीं है। वो भाग खड़े हो जाएंगे, वो जहर फैला रहे हैं, दवा हमारे पास में है। लेकिन दिक्कत क्या है? दवा की फ्रेंचाइजी आप जिले पर एक आदमी लेके बैठा हुआ है, लोगों को पता ही नहीं दवा यहाँ है। तो ये दवा का फ्रेंचाइजी गांव मोहल्ले तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर हम इसको पहुंचाते हैं तो आरएसएस कोई तोप नहीं है, वैचारिक रूप से हम उनको फेल कर चुके हैं, और फिजिकली भी आने वाले समय में परास्त करेंगे। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने अभी मन बनाया है, आने वाले समय में हम लोग जाति आधारित जनगणना को लेकर, चूंकि ये आसानी से नहीं होगा, दिल्ली घेरेंगे, संसद भवन घेरेंगे, और जब संसद का सत्र चलेगा तब घेरेंगे। 52% ओबीसी है तो कम से कम 52 करोड़ तो है ही। 51 करोड़ नहीं तैयार होगा, पहले मान लेते हैं 1 करोड़ को तैयार करेंगे, और 1 करोड़ को दिल्ली में लेकर के चले जाएंगे, संसद भवन घेर लेंगे, और वहां से ऐलान कर देंगे कि सांसद महोदय लोग, आप लोग तो अंदर हैं, हम लोग बाहर। हम ये अनुरोध करते हैं कि आप जाति जनगणना पर फैसला करके बाहर निकलो, और अगर फैसला किए बाहर निकले, किए बगैर बाहर निकले, तो हम लोग फैसला करके आए हैं कि आपका क्या करना है। बस इतना ही हमारा कहना है, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। इतनी ही घोषणा पर जाति आधारित जनगणना का फैसला हो जाएगा, तो आने वाले समय में ये भी करेंगे। हमारे कुछ लोग निराश है। क्यों निराश है? कहते हैं सर, जब टीवी देखते हैं तो हर जगह बीजेपी जीत रही, हर जगह बीजेपी जीत रही, बड़ा दुख होता है। तो बीजेपी ईवीएम से न जीत रही है, तो ईवीएम की औकात कितनी है आपको बता दो। ईवीएम की औकात इतनी है, वो विधानसभा में बहुमत दे सकती है, लोकसभा में बहुमत दे सकती है, समाज में बहुमत थोड़ा ही ईवीएम दे सकती है। समाज में ईवीएम बहुमत नहीं दे सकती है। समाज में अगर हम काम करें तो 90% हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, तो समाज में हमारा बहुमत होगा। और जब समाज में हमारा बहुमत होगा, जो हालात श्रीलंका में पैदा हुए हैं, वो हालात पैदा होने में भारत में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वो हालात हम लोग पैदा कर सकते हैं, और दुनिया का इतिहास है, बड़े से बड़े तानाशाहों को जमीन पर उतारने का काम वहां की जनता जब सड़कों पर आई है, जन आंदोलनों ने किया है, तो तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो आने वाले समय में ऐसा होगा, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने की जरूरत है, और तन मन धन से इस लड़ाई को साथ और सहयोग देने की जरूरत है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, चूंकि समय ज्यादा हो रहा है और आप लोग भी दूर दूर से आए हुए हैं, तो आप सभी लोग दूर दूर से आए, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत आभार। और आप लोगों ने हमारी बात को सुना, इसके लिए भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय मूल्यवासी, जय भारत।